लेबनान में चल रहे संघर्ष का अंत समझौते का अहम हिस्सा है, जो कि अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना हिजबुल्लाह रुकने के लिए तैयार हो रहा है और ना ही यहां पर नेतन्याहू रुकने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अगर दोनों में से कोई एक रुकेगा नहीं तो ये हमले बस इसी तरीके से और ज्यादा बढ़ते जाएंगे और ये डील सिर्फ साइन होने वाली एक कागजी डील बन जाएगी, लागू होने वाली नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज को खोल दिया गया है। अमेरिका से जो डील हुई उस बीच में खबर ये आ रही है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जहाजों की सुरक्षा के लिए ईरानी इंश्योरेंस जरूरी है। दोनों के बीच में बातचीत हुई, अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ, लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार हुआ क्या? स्थिति ये बनी हुई है कि उसे खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। अमेरिका से डील के दूसरे दिन पलटा है ईरान, जहां हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के नए नियम का ऐलान हुआ है कि जहाजों की सुरक्षा के लिए ईरानी इंश्योरेंस जरूरी होगा। इंश्योरेंस अभी फ्री, बाद में उसकी फीस लगेगी। ईरान ने कहा था कि 60 दिनों तक वो हॉर्मुज को एकदम फ्री रखने वाला है, वहां से कोई टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन उसके बाद वो पैसे लेने वाला है। अमेरिका ने कहा था कि हम हॉर्मुज फ्री करवा देंगे, जो कि युद्ध के पहले तक हुआ करता था, लेकिन अमेरिका की इस गलती की वजह से, इस युद्ध की वजह से अब हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों को टोल टैक्स देना होगा। अब उसे कोई भी अमली जामा पहना दिया जाए, लेकिन सच यही है कि टोल टैक्स देना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद दुनिया के सबसे अहम समुद्री हॉर्मुज को खोल दिया गया है, लेकिन रास्ता खुलने के साथ ही ईरान ने जहाजों के लिए नए नियम तक लागू कर दिए हैं। अब कोई भी जहाज बिना मंजूरी के हॉर्मुज से गुजर नहीं सकेगा और इसके लिए कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन लगाना होगा। पूरे समय समुद्री अधिकारियों के संपर्क में भी रहना होगा। ईरान की नई संस्था जो बनाई गई, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी पीजीएसए, उसने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर जहाज को अपनी पूरी यात्रा की जानकारी, तय रूट और संपर्क की जानकारी पहले से ही देनी होगी और मंजूरी मिलने तक जहाज के ऑपरेटर को लगातार उपलब्ध रहना भी आवश्यक होगा। हॉर्मुज पर लेकिन नई पाबंदियां क्या आ गई है वो जरा जान लेते हैं। तो ईरान का नया नियम लागू कर दिया गया है। ईरान ने समुद्री नियमों को बदल दिया है। समुद्री सुरक्षा को लेकर के ईरान सख्त है। 48 घंटे पहले मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है कि अगर किसी जहाज को गुजरना है 48 घंटे पहले आवेदन देना होगा। रूट और समय की जानकारी देना आवश्यक होगा। पीजीएसए की मंजूरी के बिना कोई एंट्री यहां से नहीं होगी और बिना मंजूरी हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। तो फिर ये कैसा फ्री किया गया है हॉर्मुज को? सबसे बड़ा सवाल यही है। सुरक्षा कारणों से माइन प्रभावित क्षेत्र का हवाला दिया गया है। उनका कहना है कि हमने यहाँ पर जो माइंस बिछाई हुई थी, अगर उससे कोई भी जहाज टकरा गया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि जब भी कोई यहाँ से गुजरे तो वो पहले हमें बता दे, ताकि हम उस रूट की निगरानी कर सकें और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो जहाज मालिक उसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा बिना जानकारी हॉर्मुज में एंट्री पर रोक लगेगी और नए नियमों से शिपिंग कंपनियों में हलचल भी शुरू हो गई है। हालांकि ये सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किया गया है, ये ईरान का पक्ष है। अब ईरान अमेरिका शांति समझौते पर जानकारी ये है कि ईरान से बातचीत कर सकते हैं स्टीव विटकॉफ और वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड जा सकते स्टीव विटकॉफ। जो जिनेवा की बातचीत अधूरी रह गई है, जो कि 19 तारीख को होनी थी, जो बातचीत नहीं हो पाई है, उसे लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से बातचीत के लिए स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, जिनेवा जा सकते हैं और वहां पर उनकी बातचीत ईरानी डेलीगेशन से हो सकती है कि आखिरकार किस तरीके से इस एमओयू को जो हस्ताक्षर किया गया है उसे हमें लागू करना है, जो कि ईरान लागू करने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहा है। और आज बात उस मुल्क की भी कर लेते हैं जिसने पूरी दुनिया की पाबंदियों को पैरों तले रौंद दिया। बात उस देश की जिसने अमेरिका की धमकियों और इजराइल के आयरन डोम की परवाह किए बिना मिडिल ईस्ट का पूरा पावर गेम पलट कर रख दिया है। ईरान मिडिल ईस्ट का एक नया सुल्तान बनकर के उभरा है और इस युद्ध में भले ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज दुनिया ईरान को असली बाजीगर मान रही है। लेकिन आखिरकार दुनिया ईरान को असली बाजीगर मान क्यों रही है और वो कैसे मिडिल ईस्ट का सुल्तान बना है, देखें इस रिपोर्ट में।
के इतिहास में पिछले कुछ महीने बेहद तनावपूर्ण रहे। 39 दिनों तक चले सीधे संघर्ष, आसमान में गरजती मिसाइलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा हुए तेल संकट ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने का चक्रव्यूह रचा था। लेकिन तेहरान ने घुटने टेकने के बजाय अपने मिसाइल डिपो के दरवाजे खोल दिए। एक दौर था जब इस इलाके में अमेरिका और सऊदी अरब की तूती बोलती थी, लेकिन आज यमन से लेकर सीरिया तक और लेबनान से लेकर इराक तक हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, और वो है ईरान। ईरान ने साबित कर दिया कि उसे प्रतिबंधों से डराया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ताजा समझौते ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि वॉशिंगटन भी अब तेहरान को नजरअंदाज करके मिडिल ईस्ट में शांति की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन इस समझौते ने रियाद यानी सऊदी अरब के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। हालांकि ईरान के लिए सुल्तान बनने की ये राह इतनी आसान नहीं है। सऊदी अरब आसानी से अपनी बादशाहत छोड़ने को तैयार नहीं है। भले ही चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी के रिश्ते सुधरे हों, लेकिन दोनों के बीच का कोल्ड वॉर अब भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान ने रणनीतिक रूप से पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, लेकिन उसे सुल्तान मानने से पहले हमें ये देखना होगा कि उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर है। प्रतिबंधों से जूझ रही जनता और आंतरिक विद्रोह ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन क्या ईरान का ये उभार सऊदी अरब की बादशाहत को खत्म कर देगा? जवाब इतना आसान नहीं है। सऊदी अरब के पास वो ताकतें हैं जो ईरान के पास कभी नहीं हो सकती। सऊदी अरब इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना, मुस्लिम जगत की आस्था का केंद्र रियाद ही है। तो वही सऊदी की अर्थव्यवस्था तेल और विजन 2030 के दम पर दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके साथ अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे वैश्विक महाशक्तियों के साथ सऊदी के गहरे रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान भले ही सैन्य रूप से आक्रामक हो, लेकिन मुस्लिम दुनिया का सॉफ्ट पावर और आर्थिक रिमोट कंट्रोल आज भी सऊदी अरब के हाथों में ही सुरक्षित है। अमेरिका ईरान समझौते ने निश्चित रूप से तेहरान को एक लेजिटिमेसी दी है। ईरान ने दिखा दिया कि वो मध्य पूर्व में कोई आउटकास्ट देश नहीं है, बल्कि एक प्रमुख प्लेयर है। हालांकि सऊदी अरब को पूरी तरह दरकिनार करना नामुमकिन है, क्योंकि मुस्लिम देशों का वित्तीय और धार्मिक झुकाव हमेशा रियाद की तरफ रहेगा। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल वॉशिंगटन की भूमिका पर है। क्या अमेरिका की धाक पहले जैसी रह गई? इस समझौते से साफ है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंतहीन संघर्षों से बाहर निकलना चाहता है। उसका ध्यान अब एशिया पैसिफिक और अन्य वैश्विक मोर्चों पर है। अब अमेरिका पीछे हट रहा है तो उस खाली जगह को भरने के लिए चीन और रूस जैसे खिलाड़ी भी पर्दे के पीछे से एक्टिव हो चुके हैं। सऊदी अरब इस बात को भांप चुका है, इसीलिए उसने अपनी निर्भरता सिर्फ अमेरिका पर रखने के बजाय बीजिंग और मॉस्को से भी हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। तो लबोलुआब ये है कि मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व अब किसी एक सुल्तान के हाथ में नहीं रहने वाला। आने वाले वर्ष इस बात के गवाह होंगे कि मुस्लिम दुनिया दो बड़े पावर सेंटर्स रियाद और तेहरान के बीच बढ़ती दिखाई देगी। एक तरफ सऊदी अरब की आर्थिक और धार्मिक कूटनीति होगी, दूसरी तरफ ईरान का सैन्य रसूख और प्रतिरोध की राजनीति। अमेरिका ईरान समझौते ने पश्चिम एशिया का खेल बदला जरूर है, लेकिन शह और मात का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक नए और ज्यादा पेचीदा दौर में दाखिल हो चुका है। साफ है कि मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल रहा है। ईरान आज पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और असरदार नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो सचमुच इस पूरे क्षेत्र का निर्विवाद सुल्तान बन पाएगा, या फिर इजराइल और अमेरिका की घेराबंदी उसकी इस महत्वाकांक्षा को तोड़ देगी? ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। और अब आपको यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताती हूं, जहां यूक्रेन पर रूस का बड़ा हवाई हमला देखने को मिला है। Su-34 फाइटर जेट्स ने तबाही मचाई हुई है। रूसी हमलों में खार्किव में ड्रोन कंट्रोल सेंटर तबाह हुआ है। हमले के वक्त लगभग 20 यूक्रेनी सैनिक यहां पर मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन और रूस के बीच में भी अभी अदावत है। Su-34 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से तबाही आई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और इस रूस के हमले में खार्किव में ड्रोन कंट्रोल सेंटर पूरी तरीके से तबाह हो गया है।